अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अब इनकार का मौसम नहीं, राइटर नबीला बर्राजा। आज हम उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये एक मुकम्मल नावल था जिसको मैंने 4 हिस्सों में आपके सामने पढ़ कर सुनाया। लास्ट हिस्सा पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। आज यूं उसे मोतबर घराने की बहू के रूप में देखकर उसे तमाम नाकामियां एक एक करके याद आने लगी थीं। ज़ैदी साहब आप कैसे हैं? वो उसे यहाँ पाकर खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। बिल्कुल ठीक, A1, बस यहाँ का जायज़ा लेने आया था कि मुझे बड़ी शिकायत मिल रही थी डॉक्टर नरीम के बारे में। मेरे ही हॉस्पिटल में काम करती थी, हर डॉक्टर के साथ इसका अफेयर था, इसलिए तो मैंने उसे यहाँ भेजा था कि उसके होश ठिकाने आ जाएं, मगर वो बाज ही नहीं आई। सब कह रहे हैं कि वो यहाँ का माहौल भी ख़राब कर रही है। वैसे एक बार वो अगवा भी हो चुकी है। जैदी ने ताक ताक कर निशाने लगाए थे। तारिक का चेहरा धुआं धुआं हो गया। क्या नरीम इतने हल्के किरदार की है? इसलिए वो वापस आया, उसे लिए बिना वो वापस आया? बड़ी अम्मा ने पूछा तो उसने तबीयत की खराबी का बहाना कर दिया। दर हकीकत इस वक्त उसके अंदर भांबड़ चल रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर डाले। नरीम आज डॉक्टर जैदी से बड़े एतमाद से मिली थी। तारिक का साथ उसे बहादुर बना गया था। वापसी पे उसकी गाड़ी ना पाकर वो वक्ती तौर पर परेशान हुई। उसने अंदर दाखिल होकर लाइट जलाई तो तारिक सीधा होकर उसकी लहू रंग होती आंखें देखकर नरीम को उससे वाकई खौफ सा महसूस हुआ। दरवाज़ा लॉक करके मेरे पास आओ। उसका लहजा बेपनाह सर था। नरीम जान गई कि ज़रूर कोई ऐसी वैसी बात है। मरे मरे कदमों से वो उसके इशारे पे उसके सामने बैठ गई। जब गांव में मैंने तुम्हें देखा तो दिल में पसंदीदगी की लहर भांपते हुए बेपनाह खुश हुआ कि मेरी पसंद एक मजबूत किरदार की लड़की है। इतने मजबूत किरदार की लड़की के जो फजूल किस्म के गाने भी सुनना गुनाह समझती है। महज इतनी सी बात पे वो लड़की एक मर्द के इंतकामी जज्बों का शिकार हो गई। जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो तुम पहले से बढ़कर मजबूत लगी। तुम्हें अपनाने का ख्याल रोज बरोज मेरे दिल में जड़ पकड़ता गया। मैं हकीकी मानों में अपने इस घटिया फेल पर शर्मिंदा हुआ, तुमसे माफी मांगी और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। तुम मुझे बहुत बरतर और अपना आप कमतर लगता कि मैं हल्के किरदार का हूँ। तुमसे चाहत इस इंतहा तक बढ़ चुकी थी कि तुम्हारी मर्जी के बगैर मैंने तुम्हें छूना भी गवारा नहीं किया। हालांकि तुम मेरे कब्जे में थी और मैं एक जोर आवर मर्द था। फिर यह कि मेरी अना हारने लगी थी। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पे तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें अगवा किए जाने वाला राज खोलने पे तैयार हो गया था ताकि तुम सर उठाकर जी सको। मगर मगर जैदी मुझे मिल गया। आज पता चला कि मैं तो खामखा एहसास कमतरी का शिकार रहा। जिस लड़की ने मेरे सामने नाम नेहाद पारिसाई और मजबूती का ड्रामा रचा रखा है वो तो बड़ी गई गुजरी है। तारिक के लहजे और निगाहों में बड़ी नफरत थी जिसने नरीम को लर्जा दिया। वो झूठ बोलता है इसलिए कि मैंने उसे मुंह लगाना गवारा नहीं किया था। उसने कहना चाहा मगर वो बात काट गया। इस वक्त मेरे सामने से चली जाओ, शायद मैं तुम्हारी जान ही ले बैठूं। वो बड़ा जुनूनी लग रहा था। तमाम रात ठंड में बैठे रहने के बाद सुबह नरीम का जिस्म तनूर की तरह तप रहा था। वो नींद बेहोश सी थी जब नौकरानी ने अंदर जाकर सबको ये खबर दी। रुकैया, बड़ी अम्मा और दीगर अफराद खाना भागे भागे आए। फौरन उसे उठाकर अंदर पहुंचाया गया। तारिक अभी तक सो रहा था। शोर से उसकी आंख खुली। बड़ी मुश्किल से ट्रैंक्विलाइजर खाने के बाद उसे नींद आई थी। बेदारी पे डॉक्टर जैदी के तल्ख अल्फाज फिर जहन में गूंजने लगे। किसी ने बड़े जोर से उसके कमरे का दरवाजा बचाया तो वो वापस लौटा। बाहर अमारा थी अजहद संजीदा चेहरे के साथ। तारिक भाई, बड़ी अम्मा और चची आपको बुला रही हैं। वो पलट गई। उसने एक निगाह अपने पसमर्दा चेहरे पर डाली और यूं ही बालों को हाथ से संवारता चला आया। तारिक, मैं ये क्या देख रही हूँ? उसकी माँ की आवाज़ में बेपनाह जलाल था। उन्होंने सामने बेसुध पड़ी नरीम की तरफ इशारा करके पूछा। रात हमारी हल्की फुल्की झड़प हो गई थी। ये खुद ही नाराज होकर बाहर आ गई, मेरा कसूर नहीं है। और हाँ अम्मी, आप भी भीड़ना यहाँ से, ये मर नहीं जाएगी। इस बार उसके लहजे में बहुत सफाकी थी। रुकैया उसका ये चेहरा देखकर कांप गई। वो सब लड़कियां भी हैरान रह गईं जो नरीम को देखने आई थीं। शाम को डॉक्टर इफ्रा आई। नरीम का बुखार जूं का तूं था। वो काफ़ी हैरान थी कि एक रात में यकयक उसे क्या हो गया है। उसकी राय के मुताबिक नरीम को कोई सख्त जहनी ठेस लगी थी। और वो जहनी टेंशन क्या हो सकती थी? इतना चाहने वाला, मजबूत और हैंडसम शौहर, मोहब्बत करने वाली ससुराल, एक मुअज़्ज़ज़ मैका, फिर उसे क्या अचानक गम मिला था? तारिक गायब था और वरना वो उससे ही कुछ पूछ लेती। 4-6 मुलाकातों में वो इससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। समरीन, साजिदा और सोफिया उसके पस्त किरदार होने के बारे में
जो कुछ भी उसके कानों में उंडेलती रहती थीं वो उसे कतई मुख्तलिफ लगा। वो फौरन इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन्होंने अज खुद अपने अपने ख्वाबों में तारिक को सजा लिया था। उसके आराम से बात करने का उन्होंने गलत मतलब लिया था। हाँ, उसकी ज़ाहिरी शख्सियत ज़रूर ऐसी थी कि आसानी से गलत फहमी का शिकार हुआ जा सकता था। वो भी तो उसकी मर्दाना वजाहत और पर्सनैलिटी से मुतासर हुई थी, मगर तारिक के कहीं और उठते कदम देखकर वो समझदार लड़की संभल गई थी। मैं अब चलती हूँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। इफ्रा उठकर खड़ी हुई तो रुकैया उसे गाड़ी तक छोड़ने आई। इफ्रा के कहने के मुताबिक थोड़ी देर बाद वो वाकई होश में आ गई। अपने इर्द गिर्द सब चेहरों को देखकर उसे अजहद शर्मिंदगी हुई। सारा, मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दो, सबके सामने लेटने से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसने मिन्नत की। कमजोरी इस कदर थी कि सहारे के बगैर उसे एक कदम तक नहीं उठाया जा रहा था। रुकैया ने जबरदस्ती उसे डबल रोटी के 2 पीस खिलाए। रात तक सब काफी देर तक उसके पास बैठे रहे। हल्की फुल्की बातें करके उसका दिल बहलाया जाता रहा। तारिक के आने पर उसे दवाओं की तफसील बताकर सब ने अपने अपने कमरों की राह ली। तुम तो बड़ी कमजोर निकली, मैं तुम्हें बड़ी सख्त चीज समझता था जो कई माह तक मेरी एक बात ना सुन सकी। वो कुर्सी उठाकर बेड के सामने बैठ गया, टांगे उठा के उसकी तरफ कर ली, यूं कि वो नरीन के बाजू और शाने से टच हो रही थीं। वो कदरे परे हो गई और करवट बदल ली। उसकी जहर भरी बातें सुनने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। उठो, दवा पी लो, मैं फिलहाल तुम्हें जिंदा ही रखना चाहता हूँ। वो सख्ती से उसके बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए बोला तो नरीन के अंदर सब्र की ताकत दम तोड़ गई। आपने डॉक्टर जैदी के हवाले से मुझे जो कुछ कहना है एक बार ही कह ले। मेरा अब इस मकरूह किरदार शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आंखों से अचानक फिसल आने वाले आंसुओं को उसने आस्तीन से साफ किया। मेरी जान, ताल्लुक बनते नहीं, बनाए जाते हैं। वो सीधा उसकी रोई रोई आंखों में झांक रहा था। नरीम को बेपनाह जब्त से काम लेना पड़ रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही वो संजीदगी से उसके बारे में सोचने लगी थी कि गुज़श्ता तल्ख बातें भूल कर उसे तारिक को बेबसी के गर्दाब से निकाल लेना चाहिए। वो यकीनन उसका एहसानमंद होता अगर उसकी हर बात से ये जाहिर होता था कि वो नरीम को वाकई चाहने लगा है और उसे इस चाहत की कदर करनी चाहिए। डैडी, अम्मी, भाई सब उसकी शादी के बाद कितने खुश और आसूदा दिखाई देने लगे थे। तारिक से इसे जो नफरत थी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। वो इतना काबिल नफरत भी नहीं था। इसकी मेहरबानी कि वो इसे जूं का तो वापस छोड़ गया। हाँ, उसका तरीका ज़रूर गलत था। उसकी सज़ा भी तो वो भुगत रहा था। ज़मीर की सज़ा से बढ़कर कोई सज़ा नहीं होती। मुझे आगे बढ़कर उसे ये मज़दा सुना देना चाहिए कि मैंने तुम्हारी अना को हारने नहीं दिया, मगर उससे पहले ही ना जाने ये जैदी कहाँ से टपक पड़ा था जिसने तारिक को शक की वादियों में लाकर खड़ा कर किया था। वो अक्सर बदला हुआ तारिक था। मुझे दे, मैं खुद दवा पी लेती हूँ। उसने हाथ आगे किया। न जाने किस लिए खुद को यूं बचा बचा कर रखती हो। क्या मुझसे? उसका अगला जुमला और वार दोनों मानी खेज थे। नरीम बेबसी से उसे देखकर रह गई। तुमने मुझे इतना डिसहार्ट किया कि मैं इस बेडरूम में सोना भी तुम्हारी तौहीन तस्वुर करता था। तुम्हारी तरफ बढ़ते कदम ये सोचकर रोक लेता कि ये कदम बहुत आलूदा हैं। मैं तो तुम्हारे लिए खुद को बहुत खालिस बना रहा था, इतना खालिस कि तुम्हारा हाथ थामते हुए मुझे शर्मिंदगी ना हो, मगर तुम तो खुद मेरी गंध हो, गलाजत की पोट हो। तारिक के जुमले थे कि आग उसका रमा रमा जलने लगा। नहीं, ये झूठ है। वो कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई और एकदम ही तारिक के लबों पे कमाल जुर्रत से अपना हाथ रख दिया। उसकी कांपती हथेली की नरमाहट तारिक के लिए यकीनन नई बात थी, मगर वो पल भर में ही जज्बात के गिरदाब से निकल आया। देखिए, आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। डॉक्टर जैदी अच्छा आदमी नहीं है। कमजोरों से फायदा उठाना उसके बाएं हाथ का खेल है। उसने मुझसे भी अपने मजमूम इरादों की तकमील चाही थी। जवाबन मैंने इनकार कर दिया तो वो नरीम उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। आप मेरा यकीन करें ना, उसने तारिक का दायां हाथ अपने रुखसार से लगा लिया। ये मक्कार लड़की इस तरह मुझे राह पर लाना चाहती है। कहाँ तो अपना हाथ पकड़ने नहीं देती थी और अब इस तरह। तारिक ने झट अपना हाथ अलग किया। खैर, झूठ सच का पता मैं खुद ही लगा लूंगा। वो लाइट ऑफ करके दराज हो गया। इस डॉक्टर नरीम ने तो हमारे सारे ऐशो आराम ही भुला दिए। मजे से घर बैठकर तनख्वाह वसूल करते थे। बहुत हुआ तो महीने में 1-2 बार चक्कर लगा लिया। इसमें भी अपना फायदा था। दवाइयों का स्टॉक जो आता था उसे अलग से बेचकर पैसे खरे करते थे। ना कोई फिक्र ना परेशानी। मगर जब से वो आई है कसम से घन चक्कर बनाकर रख दिया है। जोड़ जोड़ आराम को तरस गए हैं। हर वक्त काम कराती है, ये करो वो करो, फलां मरीज को देखो, फलां को अटेंड करो। इकबाल, समरीन, सोफिया और साजदा चारों नरीम के खिलाफ जहर उगल रहे थे।
اس کے خلاف بہت سے انتقامی جذبات ان کے ذہنوں میں پرورش پانے لگے تھے، جس پر عمل درآمد کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بھی بہت سی غلط باتیں یہاں کے عملے کے ذہن میں بٹھا دی تھیں۔ وہ آرام سے اپنے کارڈز کھیل چکا تھا۔ نریم کے حوالے سے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے کی توقع تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں بڑے نامور لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے سرکاری وفد پاکستان کے دورے پہ آیا تو ایک عرب شیخ کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے علاج کے لیے زیدی کے پاس لایا گیا۔ نریم بھی وہیں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ عرب شیخ کو وہ اس قدر بھائی کہ وہ اس کے لیے اپنی دولت کا آدھا حصہ لٹانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے زیدی سے مدد مانگی۔ زیدی نے نریم کو سہانے خوابوں کا لالچ دیا، مگر وہ اس کی پیشکش کو ٹھکرا کر خاطر میں ہی نہ لائی۔ اگر وہ مان جاتی تو زیدی ملک کے چند متمول لوگوں میں سے ایک ہوتا۔ اس وقت سے وہ نریم سے اور بھی زیادہ خار کھانے لگا تھا۔ کل ڈاکٹر صاحبہ کا فون آیا تھا کہ آج وہ آ جائیں گی، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر پارا اور بھی ہائی ہو جائے۔ اقبال نے انہیں اٹھایا۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آ گئی۔ خلاف معمول وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی، گلابی رنگت میں زردی سی گھل گئی تھی، آنکھیں بھی اندر دھنسی ہوئی تھی۔ پھر سارا دن وہ تندہی سے مریضوں کو دیکھتی رہی۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ کوئی عورت تھی جو شدید زخمی تھی۔ صبح کی آئی نریم اب دوسری صبح کے 4 بجے فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر آپریشن کامیاب تھا، اس کی بڑی خوشی تھی۔ یہ ایک احساس تھا کہ وہ اسٹاف روم میں ٹیبل پر ہی سر رکھے سو گئی۔ گھر فون کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ طارق 12 بجے آ کر پتہ کر گیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے۔ پھر بھی اسے بہت غصہ آیا، کسی طرح چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس وقت آیا جب وہ تھکن سے بے حال ہوئی ٹیبل پر سو رہی تھی۔ ڈاکٹر افرا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، البتہ نرسیں وہاں تھیں۔ اس وقت وہ کسی سے بھی خوش اخلاقی بگاڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نریم اٹھو، اس نے آہستگی سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ مدہوشی میں ڈوب گئی۔ میں کہتا ہوں اٹھو، وہ اب سختی سے بولا تو جھٹ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ طارق کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند کی قربانی دے کر آیا ہے۔ وہ باہر نکل کے کپ کپا سی گئی۔ سردی زوروں پہ تھی۔ مہینے کی آخری تاریخوں کا چاند کہیں کہیں سے جھانک کر اندھیرے کا سینہ چاک کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ اس کی ساری نیند بھاگ گئی۔ اس نے شکر کیا جب گرم گرم کمرے کے ہیٹر کے آگے بیٹھی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں سونے کو زیادہ دل چاہ رہا تھا؟ وہ آتے ہی شروع ہو گیا۔ اصل میں تھکن بہت زیادہ تھی۔ اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ بہت خوب، اور ادھر میں جو رات بھر سے جاگ رہا ہوں، 12 بجے بھی پتہ کرنے گیا تھا۔ اس نے نپے تلے لہجے میں بتایا تو وہ اس کے لہجے میں الجھتی اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ اس قدر اہم ہے کہ طارق جیسا شک کی آگ میں جلتا مرد رات بھر سے جاگ رہا ہے، اور اتنی سخت سردی میں جب بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا وہ دوبارہ اس کا پتہ کرنے گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی نرم سا پھول کھلا، مگر فوراً ہی مرجھا بھی گیا کہ اس کی ذات شک سے بالا تر نہیں ہے۔ جبھی تو وہ دوبارہ گیا۔ طارق شہر آیا ہوا تھا، وہیں لبرٹی میں اسے اس کا دوست ٹکرا گیا۔ ایس پی رحیم مرزا اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ بڑا ایماندار اور ذہین آفیسر تھا۔ وہ زبردستی اسے گھر لے آیا۔ اور سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ طارق نے ایزی ہو کر پوچھا۔ نہ پوچھو یار کیسی گزر رہی ہے، اس زیدی والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتا پریشانی سے بولا۔ طارق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ زیدی والا معاملہ کیا ہے، تبھی تو اس نے جھٹ اگلا سوال کیا۔ رحیم کا جواب حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ یار یہی ڈاکٹر زیدی جس کی قابلیت کی دھوم مچی ہے، بین الاقوامی اخبارات و جرائد جسے بڑی کوریج دے رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل اور نیک نامی کی آڑ میں اس نے مجبور و بے بس لڑکیوں کی عصمتیں لوٹ کر بڑی دولت بنائی اور نام پیدا کیا ہے۔ کئی ایماندار صحافی اس وقت زیدی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ملا ہے، میری اسسٹنٹ امبرین نرس کے روپ میں ہاسپٹل میں ہے اور مجھے پل پل کی رپورٹ پہنچا رہی ہے۔ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب اخبارات اس ہاسپٹل کی حقیقت کھولیں گے۔ یہ ہاسپٹل کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کا دل بہلانے کا عشرت کدہ ہے۔ شریف ڈاکٹرز خاموشی سے اس معاملے سے الگ ہو گئی ہیں۔ رحیم بول رہا تھا اور طارق فک ہوتے چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ یار میں ان تمام لڑکیوں کی جرأت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے زیدی کے مذموم ارادوں کے آگے ہار نہیں مانی ہے۔ انہی میں ایک ڈاکٹر نریم بھی ہے، ایڈوکیٹ احمد ابرار کی بیٹی۔ بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی۔ جب وہ میڈیکل کی طالبہ تھی تو کسی کمینے گھٹیا شخص نے اس شریف لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ بات زیدی کو معلوم ہو گئی تھی، اسی آڑ میں وہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ زیدی نے اسے کسی دور دراز گاؤں کے سہولیات سے محروم ہاسپٹل میں بھجوا دیا۔ اس سے آگے کی کہانی مجھے معلوم نہیں ہے۔ طارق کے دماغ میں مسلسل
गए थे। अगर उसे रहीम ना मिलता तो ना जाने क्या होता। खासी देर बाद वो खुद को संभाल सका। रहीम, डॉक्टर नरीम मेरी वाइफ है, अभी चंद माह पहले हमारी शादी हुई है। तुम आना, उससे तुमसे मिलके बड़ी खुशी होगी। अब एक हैरानी रहीम की मुंतजिर थी। तुमने बताया तक नहीं और चुपके चुपके शादी भी रचा ली। वैसे नरीम अच्छी लड़की है, मैं उसकी गवाही देता हूँ। रहीम को अफसोस हो रहा था कि नाहक उसने तारिक को उसकी अगवा की कहानी सुनाई और इधर उधर की बातें करता मुसलसल इस तासुर को जाहिर करने की कोशिशें कर रहा था। महकमा सेहत के वजीर को इकबाल ने जो खत लिखा था, किसी तरह वो खत इफ्रा के हाथ लग गया। उधर समरीन ने खिदमत कमेटी के मेंबरान को गुमनाम कॉल के जरिए डॉक्टर नरीम के बारे में झूठी इत्तलात दी। अगर वो खत पोस्ट हो जाता तो नरीम की सारी नेकनामी भाप बनकर उड़ जाती। उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर नरीम हॉस्पिटल में आने वाली दवाइयों के स्टॉक पर अपने कब्जे में कर लेती है और इसकी जगह 2 नंबर दवाइयां और रखवा कर मरीजों की सेहत से खेलती है। और भी इस तरह की बातें थीं। वो भी ये खत परेशानी के आलम में कुछ सोच ही रही थी कि उसे ओडीसी के आने की इत्तला मिली। उसे जो कुछ करना था जल्द करना था। तारिक साहब प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे ही वो घर लौटा इफ्रा की कॉल आ गई। यकीनन कोई गैर मामूली बात थी। इफ्रा, अब क्या होगा? मैंने कुछ नहीं किया, तुम जानती हो कि ये झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। वो बुरी तरह रो रही थी। कुछ नहीं होगा, मैंने चौधरी तारिक को कॉल की है, वो देखो वो आ चुके हैं। उसने खिड़की से बाहर इशारा किया तो नरीम और भी परेशान हो गई। ना जाने अब क्या होने वाला था। वो तो पहले ही बदगुमानियों की जद में था। जो कसर रह गई थी अब पूरी होने वाली थी। इफ्रा ने ये क्या किया था? इसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। तारिक ने सब कुछ खुद हैंडल कर लिया था। नरीम की जान उसने आसानी से छुड़ा ली थी। हाँ, इकबाल और उनकी तीनों नर्सों को पूरी पूरी सजा दिलवाने का इरादा था जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था। नरीम, फौरन अपना इस्तीफा लिखो। वो अंदर आया तो बेइंतहा संजीदा लग रहा था। वो बेचारी डर गई कि ना जाने क्या बात हुई है जो उसने इस्तीफा लिखने को कहा जा रहा है। तारिक ने इफ्रा को बाहर आने का इशारा किया। नरीम ढीले ढीले हाथों से कागज पर कलम घसीट रही थी। इफ्रा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया है। वो ममनूनों मुतशक्किराना निगाहों से उसे देख रहा था। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। नरीम बहुत अच्छी और हमदर्द लड़की है। इसने अपनी परवाह किए बगैर इस हॉस्पिटल को संवारा। इसी वजह से लोगों का एतमाद बहाल हुआ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि एक बेगुनाह लड़की सजा झेले? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। मैंने बहुत पहले से ये सोच रखा था कि नरीम को कोई अच्छा सा तोहफा दूंगा। एक बार मैं अपनी जमीनों का जायजा लेने निकला तो झट मेरे जहन में आया कि क्यों ना नरीम को एक हॉस्पिटल तोहफे में दिया जाए। काफी अरसे से उस पर काम हो रहा है। मैंने नरीम को अभी तक इस बात का पता नहीं चलने दिया है। वो खुद जब उसका इफ्तिताह करेगी तो जान लेगी। मैं आपको सबसे पहले वहां जॉब ऑफर करता हूँ। मैंने इस हॉस्पिटल के करता धरता अफराद से मोबाइल पे बात की है। उन्होंने जिम्मेदार और ईमानदार अमले को यहाँ तैनात करने का वादा किया है। तारिक ने उसे बताया तो वो हल्की फुल्की सी हो गई। नरीम की खुशकिस्मती में कलाम नहीं था। अंदर वो इस्तीफा लिख चुकी थी। ना जाने तारिक उसे क्या सजा देने वाला था। हाँ ठीक है, वो कागज पर नजर दौड़ाते हुए मुतमईन अंदाज में बोला। डॉक्टर इफ्रा, बहुत जल्द आपको भी ऐसा ही इस्तीफा लिखना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। नहीं तारिक साहब, मैं इस्तीफा नहीं लिखूंगी। अगर सारे ईमानदार इधर चले गए तो इधर का क्या बनेगा? वैसे मैं मैदान से भागने की बजाय मुकाबला करने की कायल हूँ। नेकी, सच्चाई और हिम्मत अपना आप मनमा ही लेती है, जैसे इस वक्त हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे आपके ख्यालात ने बहुत मुतासिर किया है। बाकी कुछ ईमानदार इधर भी होने चाहिए ताकि बैलेंस रहे। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। नरीम इनकी मुबहम गुफ्तगू से कोई नतीजा अखज़ ना कर सकी। बड़े दिनों बाद आज उसे शर्जील भाई और अम्मी की शक्ल नजर आई थी। उनके सीने से लगते ही उसके जब्त के बंधन टूट गए। वो नन्ही सी बच्ची की तरह सिसक रही थी जिसकी माँ की आगोश छिन गई हो। रिजवाना बेगम और शर्जील को उसके इस दुख का बाखूबी अंदाजा और एहसास था जो 3-4 बरसों से उसके सीने में पल रहा था। नजरों से गिरे जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। वो उसी के हाथों बेहाल थी। शर्जील को एहसास हो रहा था कि उन्हें बहन का मौक़िफ़ सुन लेना चाहिए था। उसे कुत्ते की तरह धुतकार नहीं देना चाहिए था। बहन भी ऐसी जिसकी पाकीज़गी की कस्में खाई जाती थी। बहुत देर तक वो उसका सर मोहब्बत से सहलाते रहे। इन हाथों में आज मोहब्बत का एहसास था। वो शांत हो गई। रात के खाने के बाद रिजवाना और शर्जील जल्द ही सो गए। इतना लंबा सफ़र करके आए थे, जिस्मानी थकन बेपनाह थी। नरम गरम बिस्तर मुयस्सर आते ही नींद ने आ लिया था। लाउंज में सब जमा थे। वीसीआर पे गाने चल रहे थे। खावर का बेटा टीपू झूम झूम कर गाना गा रहा था। नरीम को अंदर आते देखकर खामोशी छा गई। टीपू की जुबान रुक गई। तारिक आहिस्तगी से उसके कान में बोला,
तुम्हारी आंटी को ऐसे गाने पसंद नहीं हैं। टीपू ने वीसीआर ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी आंटी, आइंदा ऐसे गाने नहीं सुनूंगा। हाँ भाई नरीम, तुमने खूब इनका ब्रेन वॉश किया है। मुझे यकीन है बहुत जल्द ये सब संभल जाएंगे। टीपू की शर्मिंदगी हौसला अफजा है। खावर कह रहा था, हाँ भाई नरीम, तुमने तो हमारे घर में सबको बाज़ौक़ बना दिया है। अच्छी शायरी और म्यूज़िक का सेंस दिया। जो चीज़ बार बार सुनी जाए दिल पर ज़रूर असर करती है। अगर अच्छा गाना, अच्छी शायरी सुनी जाए तो दिलो दिमाग पर मस्बत असरात मुरतब करेगी। वाकई हमारा इस्लाम बिलाशुबा अजीम तरीन मज़हब है। जज्बात को बरअंगेख्ता कर देने वाली मौसीकी ना सुनने में भी एक हिकमत है। मैंने आज ही अखबार में एक डॉक्टर की राय पढ़ी है जो कहता है कि अच्छी और सच्ची शायरी इंसान को मजहब की तरफ ज़्यादा राग़िब करती है। बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू और गुलाम फरीद की काफ़ियाँ सुनकर लोग कैसे वजद में आ जाते हैं। इसके बरक्स घटिया शायरी और घटिया म्यूज़िक इंसान को बुरे बुरे कामों पर उकसाता है। खावर की बातें सबके दिल में उतर गईं। नरीम ने उसकी तरफ देखा, गोया ये सब उसके दिल की आवाज़ थी। उसने मज़ीद इजाफा किया, मालूम है नुसरत फ़तेह अली खान को सुनकर बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए थे। यकीनन उनकी शायरी और म्यूज़िक में कोई ताकत थी जिसने उन गुमराह लोगों को रोशनी में ला खड़ा किया। बस ये दिल के अंदर से उठता हुआ कोई जज्बा होता है जो आन वाहिद में सारे असाब को जकड़ कर उसे खुदाए वाहिद का इकरार करवा कर दम लेता है। तारिक यकटक उसके चेहरे को देखा जा रहा था। सच्चाई और नेकी के हुस्न से उसका चेहरा कुछ और भी हसीन लग रहा था। वाकई ये लड़की चाहे जाने के काबिल थी। सब खामोश और अपने ख्यालों में गलता थे। यावर ने खामोशी को तोड़ा, कोई बात करो, सबको सांप सूंघ गया है। उसने खुशगवार माहौल पैदा करना चाहा। मैं तो जा रही हूँ, रात भी बहुत हो गई है। नरीम उठ खड़ी हुई। इसके बाद तारिक भी सबको शब्बा खैर कहता आ गया। वो सारे भी उठ गए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद नरीम ने हीटर बंद कर दिया। तारिक फ्लोर कुशन पर बैठा उसके फारिग होने का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ सो सकता हूँ, वो उसे जायनमाज तय करते देख कर बोला। आपका कमरा है, जहाँ मर्जी सोएं। वो उसे तारिक का नया वार समझी थी, तभी तो रसान से बोली, मर्जी मर्जी मर्जी, अच्छा मजाक है। बाइख्तियार होते हुए भी बेबस हूँ। उसके बरक्स एक बेबस लड़की जिसके पास कोई ताकत नहीं है बाइख्तियार है। ऐसा क्यों है? वो बाइख्तियार शख्स इख्तियार रखते हुए भी क्यों बेइख्तियार है? और वो लड़की क्यों इतनी ताकतवर है जबकि उसके पास ज़ाहिरन कोई इख्तियार नहीं है? तुम बताओ ना, ऐसा क्यों है? वो उसके नाजुक सरापे को निगाहों में कैद करते हुए बोला। भला मुझे क्या पता? वो वाकई लाइल्म थी। मैं बताऊं? वो कमज़ोर, बेबस और बेइख्तियार लड़की तुम हो, सिर्फ तुम। और मैं बाइख्तियार मर्द होते हुए भी बेइख्तियार हूँ। भला ऐसे कैसे हो सकता है एक बाइख्तियार शख्स बेइख्तियार हो जाए? बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त हो रहा है। तुम मेरे सामने बैठकर होंठों को दांतों से कुचल रही हो और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। अब बताओ, मैं बाइख्तियार होते हुए भी बेइख्तियार हूँ कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? आप बाइख्तियार होकर बेबस क्यों हैं? वो बेसाख्ता कह तो गई मगर फिर पछताई। कुछ ज़रूरी काम करने हैं, उसके बाद मुझे बालादस्ती होगी। वो फिर उलझ गई। ना जाने इन बातों का क्या मतलब था, वो क्या कहना चाहता था। ज़रा अपना दुपट्टा तो देना, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। तारिक ने उसके शाने से दुपट्टे को खींचा तो उसकी मनाफ़कत पर दिल ही दिल में राख हुई। बाइख्तियार होते हुए भी बेइख्तियार शख्स, सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली ले। दुपट्टे से भी कभी दर्द ख़त्म हुआ है? मेरा हो जाता है। दुपट्टे वाली ना सही, उसका दुपट्टा ही सही। वो अनाड़ी पने से दुपट्टा पगड़ी के स्टाइल में सर के इर्द गिर्द लपेटते हुए शरारत से बोला तो वह नए सिरे से दुपट्टे के मुतवक्का हशर पे फातिहा पढ़कर रह गई। नरीम, यार जल्दी करो, देर हो रही है। वो चौथी बार उसे कमरे में झांक कर गया था। सुबह से उसे तैयार होने का आर्डर मिला था, न जाने वो उसे कहाँ ले जाना चाहता था। और फिर यार का तर्ज तखातुब भी मनी खेज था। ज़रा ठहरिए, मैं अम्मी को बताऊँ। वो खुसे पाँव में डालती रुकैया बेगम के कमरे की तरफ जाने वाली थी कि तारिक ने उसे बाजू से थाम लिया। रहने दो, अम्मी यहाँ नहीं है। वो फिर उसे सवाल जवाब की फुर्सत दिए बगैर गाड़ी तक ले आया। एक नौ तामीर शुदा बिल्डिंग के आगे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी और उनमें उसके जाने पहचाने चेहरे थे। ताया अबू, छोटे ताया, चचा जान, बड़ी अम्मी, अम्मी, ताई, चची, सारा, मारा, सना, खावर, यावर और इफ्रा। बिल्डिंग पर लगी सुनहरी तख्ती पे नरीम हॉस्पिटल लिखा देखकर उसे सबकी यहाँ मौजूदगी समझ आ गई। न जाने क्या था ये शख्स, जख्म लगाकर बाद में फाहे रखता था। वो रोना शुरू हो गई। बड़ी अम्मा ने रिबन काटने के लिए कैंची उसके हाथ में थमाई तो उसने सूं सूं करते हुए फीता काटा। सबके साथ उसने भी घूम फिरकर हॉस्पिटल का जायजा लिया। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ये हॉस्पिटल उसके ख्वाबों की ताबीर लगा था।
बड़ी अम्मी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। घर आते ही वो शुरू हो गई। बेटा, वो अपने बदसूरत रवैये का इजाला कर रहा था जो इसे उस तुम्हारे अगवा से सरजद हुआ था। उसने मुझे सबसे पहले बताया कि उसने इंतकाम में अंधे होकर एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी है। सब तुम्हें इस बदनामी के अंधे कुएं से निकालना चाहते थे जिसमें तारिक ने तुम्हें फेंका था। हमने बड़े फख्र से तुम्हें अपनी इज्जत बनाया है, इस पे हमें कोई नदामत नहीं है। और हाँ, तारिक के किए की माफ़ी हम उसकी तरफ से तुम्हारे घर वालों से पहले ही मांग चुके हैं, मगर तारिक को उसकी खबर नहीं है। बड़ी अम्मा, वो रोते हुए उनके गले लग गई। आप कितनी अच्छी हैं, बल्कि आप सब अच्छे हैं। अब बस करो मेरी बेटी नरीम हम सब से अच्छी है। हो सके तो तारिक को माफ़ कर दो बेटा। रुकैया ने उसके आंसू साफ किए। तारिक शिकार पर जा रहा था। उसे अपनी रवानगी की इत्तला देने जब आया तो नरीम ने टेबल पर रखा एक खंजर देखने को उठा लिया। वो नाराज़गी से गोया हुआ, उसे यहीं रख दें। क्यों, इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं और इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? एक खंजर ही तो उठाया है, इससे बेहतर था उठाकर सीने में उतार देती। वो तल्खी से बोला और रिवाल्वर की नाल साफ करने लगा। और फिर खुद ही इलाज करती, क्योंकि मुफ्त का डॉक्टर आपको मुयस्सर है। वो मुस्कुराहट उसके होंठों पे चमकी। वैसे बेहतर नहीं है कि मुझे भी शिकार पर साथ ले जाएं? अगर आप जख्मी हो गए तो ट्रीटमेंट दूंगी। वो कहीं मजाक तो नहीं कर रही थी। तारिक ने निगाहें उठाकर जायजा लिया। हंसी को जब्त करने की कोशिश में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्यों, क्या और डॉक्टर मर गए हैं? मर तो नहीं गए हैं, मगर मेरे जैसा इलाज हर कोई नहीं कर सकता। तारिक ने टेबल पर पड़े असले को देखा और फिर उससे जो इन पिस्टल और खंजर से ज्यादा ताकतवर थी। यकीनन उसे तंग कर रही थी। जैदी वाले मामले से भी वो आगाह हो चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, हम आपकी बहादुरी के मोतरफ हैं, मगर बात तो अंदर आकर करें। नरीम की बेखबरी से फायदा उठाकर तारिक ने उसे दरवाजे से अंदर खींच लिया। छोड़े मुझे, बड़ी अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी, फिर आपको शिकार पर भी तो जाना है। बाहर में गया शिकार। मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसलिए शिकार पर जाने का प्रोग्राम बना लिया, मगर अब कैंसिल कर दिया है, इसलिए कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। किस लिए? नरीम ने बेताबी से पूछा। क्योंकि तारिक फिलहाल शराफत के जामे में ही था। इसलिए कि मेरे सामने एक प्यारी सी हिरनी खड़ी है, सोचा आज उसी का शिकार कर डालें। जी नहीं, वो वाकई खौफजदा हिरनी की मानिंद हो गई। जी हाँ, एतराज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मैं बाइख्तियार भी हूँ और मजबूत भी। आंटी अंकल को मैंने एक एक बात बता दी है, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, तुम भी कर डालो। नरीम ने उसे धक्का दिया तो वो अपनी झोंक में सीधा टेबल पर गिरा। गिरने से बचने के लिए उसने टेबल को थामना चाहा तो चमकदार खंजर हाथ में आ गया। पल भर में उसका हाथ सुरख सुरख खून से भर गया। अच्छा खासा गहरा घाव लगा था उसे। ये तूने क्या कर दिया है नरीम? उसने खुद को मलामत की और तारिक का जख्मी हाथ थामा। उठे, कमरे में चले, फर्स्ट एड बॉक्स वहीं है। वो बेपनाह शर्मिंदा थी। जी शुक्रिया, मैं खुद ही कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। उसने हाथ छुड़ाना चाहा। प्लीज़ तारिक, नरीम की आंखों में हसीन इल्तिजा थी। मैं यहीं फर्स्ट एड बॉक्स ले आती हूँ। मैंने कहा ना इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जेब से रुमाल निकालकर जख्म पर बांध चुका था। प्लीज़ तारिक, जख्म बिगड़ जाएगा। वो उसके बेहद करीब आ गई। तारिक ने उसी जख्मी हाथ से उसे मज़ीद करीब किया और बोला, अब सारे जख्म भर गए हैं। तारिक, बेहतियाती मत करें, उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक तो तुम रोमांटिक भी नहीं होने देती। सोच रहा हूँ तुमसे क्या कहूँ, मगर मजबूरी भी है। रोमांटिक गाने सुनने पर तुमने पाबंदी लगा दी है, अब कैसे रोमांस झाड़ूंगा तुमसे? उसकी परेशानी काबिले दीद थी। नरीम को हंसी आ गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ, किसी डॉक्टर से बैंडेज करवा लीजिएगा। डॉक्टरों को मारो गोली, मैंने तो तुमसे ही इलाज करवाना है। बेशक जितना मर्जी जख्मी कर लो, मगर इलाज अपने प्यारे प्यारे हाथों से करना। तारिक ने जाती नरीम का आंचल पकड़ा। आंचल के साथ वो खुद भी आ गई। दोनों सिरे जो तारिक के हाथ में आ गए थे। जो ही तारिक का ध्यान हटा वो भाग खड़ी हुई। ठीक है, मैं अभी बैंडेज करवा कर आता हूँ और फिर उसी जख्मी हाथ समेत तुमसे बहुत सारे एतराफ़ात करूँ और करवाऊँगा। तारिक ने उसे धमकी दी। उसके पीछे पीछे वो भी अंदर आ गया। यहाँ वो बड़ी अम्मा के पास फर्स्ट एड बॉक्स रखे सोच रही थी, मुझे अब तुमसे नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया है।